नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत स्थैतिक बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना का अध्ययन करेंगे। यानी जो आवेशों के बीच जो बल लगता है और जो दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है, उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर दो आवेशों के बीच अगर बल लगता है तो उसके लिए सूत्र क्या है, Fe बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जब दो आवेशों के बीच अगर आपको बल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जबकि दो द्रव्यमानों के बीच यदि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, Fg बराबर G m1 m2 अपान R स्क्वायर, जहाँ m1 m2 क्या है, दो पिंडों के द्रव्यमान है और G क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, और R उन दोनों के बीच की दूरी। ओके, तो पहला क्या है कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, और इसमें भी दिया है ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनको सूत्र में देखिए, अगर हम R को देखें तो R जो है सूत्र में अपान में है, मतलब बटे में है। यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो जो दो आवेशों के बीच वैद्युत बल होगा उसका मान घटेगा। यानी दूरी बढ़ेगी तो आवेशों के बीच जो बल का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। जबकि इसमें भी वही चीज है, इसमें भी जो R का स्क्वायर है वो भी आपका नीचे है। व्युत्क्रम वर्ग मतलब कि नीचे की तरफ वर्ग है दूरी का, और इसमें भी अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। ओके, तो मतलब दोनों में ये समानता है कि दोनों क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब आ रही आती है दूसरा, यहाँ K एक नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि इसमें जो K है ये नियतांक है। जो निर्वात में है तो निर्वात के लिए अलग वैल्यू देगा, जल है तो उसमें अलग वैल्यू देगा, कांच है तो अलग वैल्यू देगा। ठीक है, यानी ये माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम बदल जाएगा तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भी बदल जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, G एक सार्वत्रिक नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी ये G जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू चल सकती है। ओके, और ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक है। ठीक है ना। तीसरा, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि ये जो वैद्युत बल का जो सूत्र है, इसमें हम दो आवेशों के बीच आकर्षण बल भी ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिकर्षण बल भी ज्ञात कर सकते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल आकर्षण बल को ही ज्ञात कर सकते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, ये सिर्फ आकर्षण बल को बताता है। ठीक है, जबकि इससे हम लोग आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए और वीडियो को रोक करके आप चाहें तो इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैद्युत स्थैतिक बल की गुरुत्वाकर्षण बल से जो ताकत होती है, मतलब वैद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल में कितना ताकत होती है। मतलब दो आवेशों के बीच अगर बल निकालना हो और उन्हीं दो आवेशों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो तो उन दोनों में क्या फर्क होगा, इसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हम लोग वैद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है, वैद्युत स्थैतिक बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करें जबकि दो इलेक्ट्रॉन निर्वात में स्थित हों। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर है।
इन दोनों के बीच जो भी बल है, अब दो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि समान आवेश है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कोई ना कोई तो बल लगा ही ना रहे हैं। तो इनके बलों का अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। इन पे जो वैद्युत स्थैतिक बल लग रहा है उसका मान निकालेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालेंगे और फिर उनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो अनुपात निकालने से हमको ये पता चल जाएगा कि वैद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो हमको पहले चाहिए इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। के का वैल्यू निर्वात के लिए फिक्स होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू भी फिक्स होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब हम लोग Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत स्थैतिक बल और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब बटे में कर देंगे। तो Fe का सूत्र आपको मालूम है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और Fg का सूत्र होता है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है सेम सेम है, अब मान लेते हैं उनके ऊपर चार्ज Q है, तो Q स्क्वायर G इंटू दोनों का द्रव्यमान भी सेम होगा, तो यम स्क्वायर लिख दिए हैं। अब K का वैल्यू जो है 9 गुणे 10 के पावर 9 दिया ही है। हमको चार्ज मालूम है इलेक्ट्रॉन पर कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर कर दिया। G का वैल्यू 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 और यम की वैल्यू 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 का स्क्वायर हमने रख दिया। यदि आप इसको गुणा करके और ऊपर गुणा करके अगर आप डिवाइड करते हो, आप अपने से चेक कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 2.4 गुणे 10 के पावर 39 यानी 39। यानी वैद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात है वो 2.4 गुणे 10 के पावर 39 है। यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल को इधर भेज दें तो Fe बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 के पावर 39 गुणे Fg। इसका मतलब ये है कि वैद्युत स्थैतिक बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से 2.4 गुणे 10 के पावर 39 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब कि इतना ज्यादा ताकतवर, मतलब कि वैद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वैद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल में पूछे कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो आप कहिएगा कि वैद्युत स्थैतिक बल ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर परीक्षा में आ जाता है कि पता लगाइए कि कैसे कितना गुना ताकतवर है, तो आप इस तरह सवाल इसको अगर आप हल करके इस तरह लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2.5 गुणे 10 के पावर 39 गुना ताकतवर होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ओके, तो आप इसे पॉज करके वीडियो को आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाकर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, सॉरी कूलाम का नियम और जितने हम लोग नियम पढ़े हैं उसको आधारित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको अब बताने जाऊंगा। ओके, तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कूलाम के नियम पर आधारित है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच बल कितना होगा। मतलब कि हमारे पास दो गोले हैं, एक पर 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, एक पर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, और इनके बीच जो दूरी है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ओके, दो गोले हैं, तो कह रहा है इनके बीच हमारा जो बल होगा वो कितना होगा, ये हमको पता लगाना है, ठीक है।
तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, तो हमको बल F निकालना ही है। ये जो इतना वैल्यू होता है इसका वैल्यू तो फिक्स होता है, कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। फिर Q1 Q2, Q1 का ऊपर चार्ज दिया है 2 गुणे 10 के पावर -7 और Q2 का वैल्यू दिया है 3 गुणे 10 के पावर -7। तो रख देंगे 2 गुणे 10 के पावर -7 गुणे 3 गुणे 10 के पावर -7 अपान, अब हमको R की वैल्यू रखनी है। तो R की वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये देखिए सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में होना चाहिए दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में हमने चेंज किया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 3 और 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -7 -14। नीचे हो जाएगा 3 तरीके 9 और 2 बार गुणा होगा तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, एक अंक ये है, एक अंक और लगा देंगे 0.09। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 6 गुणे 10 के पावर -14। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर -2। मतलब कि अगर दशमलव को अगर हम इधर लाना चाह रहे हैं तो चूंकि दशमलव उल्टा चल रहा है तो इसके लिए 10 के पावर माइनस में घात लगेगा। अब 9 से 9 कटा देंगे, 14 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 6 गुणे 10 के पावर 14 में से 9 गया -6 और ये -2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। ठीक है, और फिर उसके बाद 14 में से 9 जाएगा कितना होगा 10 11 12 13 14 5 होगा 5। अब 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। ओके दोस्तों, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन इसको देख लीजिए और इसको परीक्षा में परीक्षा के लिए आप इसको उतार भी सकते हैं। इसके जैसे कम से कम एनसीईआरटी में लगभग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एकदम सेम टू सेम इसी के जैसे है। तो ये मैं एक क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, वो 10 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वो इसी टाइप के सवाल होंगे कि हो सकता है ये 2 गोलों के जगह 2 प्रोटॉन लिख दिया हो कि 2 प्रोटॉनों के बीच दूरी इतना है, इनके ऊपर चार्ज इतना है, तो आप इसका बल निकालिए। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल कूलाम के नियम पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ अलग तरीके के सवाल करेंगे। ओके, तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस चित्र पर आधारित प्रश्न है। ओके, ये चित्र दिया है, इस चित्र में 3 पॉइंट हैं A B C और A पर +Q चार्ज है, B पर +Q चार्ज है, C पर +Q चार्ज है और प्रत्येक भुजा की लंबाई A दिया हुआ है। तो कह रहा है कि C बिंदु पर स्थित आवेश पर कुल बल की गणना करें। मतलब C पर जो बल लग रहा है, जो A के कारण C पर बल लग रहा है, B के कारण C पर बल लग रहा है, कितना लग रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि +Q जो है इस +Q पर भी बल लगाता होगा, तो ये जो A है वो C पर बल लगाता होगा, तो कुछ इस दिशा में ऐसे बल लगाता होगा वो। ठीक है, उसी तरह B भी C पर बल लगाता होगा, B पर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो C पर स्थित आवेश पर भी बल लगाता होगा। तो हम इस बल को इस दिशा में ले सकते हैं। ठीक है, तो B जो है C पर बल लगा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर FBC। ठीक है, वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिशा का महत्व हो गया है। ठीक है, क्योंकि 2 बल लग रहे हैं। उसी तरह A भी C पर बल लगाता होगा, तो हो जाएगा वेक्टर AC। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों बलों का मान निकालेंगे। ओके, तो लिखेंगे वेक्टर एफ बी सी बराबर, हमको जब बल का मान निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, 1/4πε0 या के, हम के लिख दे रहे हैं, ठीक है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 के जगह Q है और Q2 के जगह भी Q है, तो Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, और इनके बीच दूरी कितनी है, a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, मतलब हो जाएगा एफ बी सी का मान के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह ए के द्वारा सी पर लगाया गया बल भी निकाल सकते हैं। एफ ए सी, वेक्टर एफ ए सी बराबर हो जाएगा के तो वाई बदलेगा ही नहीं, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, हम देख रहे हैं इन दोनों बलों को कि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो तीनों पर है वो क्या है, तीनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों बल भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एफ बी सी बराबर वेक्टर एफ ए सी बराबर वेक्टर एफ। ओके, वेक्टर एफ बी सी बराबर वेक्टर एफ ए सी बराबर एफ, ये हम मान लेते हैं। ठीक है ना, माना कि ये दोनों बल जो हैं एफ के बराबर है। ठीक है, अभी हमको ये पता चल गया कि ये दोनों बल क्या है, आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब एक चीज याद करिए कि जब आप 11 में थे तो आपने वेक्टर का एक नियम पढ़ा होगा कि यदि एक बिंदु पर एक दिशा से इस तरह फोर्स लग रहा हो और दूसरे बिंदु पर भी इसी बिंदु पर दूसरे दिशा से अगर बल लग रहा हो और उनके बीच अगर कोण थीटा बन रहा हो, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये भी बल F है, ये भी बल F है, तो इसके लिए जो F नेट होता है, मतलब टोटल F नेट होता है, वो बराबर होता है करड़ी में F का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। मतलब अगर दो बल कोण बनाते हुए, वो भी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, दो बल कोण बनाते हुए अगर एक बिंदु पर कार्यरत हैं तो उनके लिए वेक्टर का ये रूल है कि आप उनका मान निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़े हैं 11 में वेक्टर तो कोई बात नहीं, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। ऐसे चित्र वाले सवालों में हम वेक्टर का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में सारे एंगल बराबर हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये करेंगे, लिखेंगे एफ नेट, मतलब टोटल बल निकालना है, तो एफ नेट बराबर करणी में F1 स्क्वायर, मतलब ये दोनों बल क्या है, एफ के बराबर ही हैं, तो दोनों बल बराबर हैं, तो लिखेंगे एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2FF और कास थीटा की जगह रखेंगे कास 60। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा एफ नेट बराबर करणी में एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2FF कास 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो एफ मतलब एफ स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2F स्क्वायर और 1F स्क्वायर 3F स्क्वायर, और करणी है ब्रैकेट के ऊपर, करणी में है तो ये 2 और 1 3 तो करणी में ही रह जाएगा, और F स्क्वायर F बाहर आ जाएगा, यानी टोटल जो बल होगा वो करणी में 3F के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं, अब हम निकाले हैं एफ नेट बराबर करणी में 3F। ठीक है, और अब हमको F की वैल्यू चाहिए,
तो हम F बराबर देखे थे क्या है, एफ ए सी और एफ बी सी के बराबर था। और एफ ए सी और एफ बी सी का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ नेट बराबर करड़ी में 3 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ओके। जो किताब में आपको दिया होगा 1/4πε0 भी लिख सकता है के की जगह, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, इस पूरे सवाल को, और इसको आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर का जो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों ओर ए बी सी डी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु डी पर लगने वाला बल ज्ञात करें। मतलब ये एक वर्ग है, ए बी सी डी, इस सब पर आवेश रखा गया है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और सारे भुजाओं की लंबाई ए दे दी गई है। तो कह रहा है इस डी पर इनके द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इनके द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए कि कौन कौन कैसे बल लगा रहा है। तो देखते हैं, पहले सी डी पर बल लगा सकता है इस दिशा में। ठीक है, और ए जो है वो भी डी पर बल लगा सकता है इस दिशा में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। ये आवेश भी इस पर बल लगा रहा है, तो ये भी कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें ये करना होगा कि ये जो ए द्वारा डी पर लगाया गया जो बल है, ए पर रखे आवेश द्वारा डी पर रखे आवेश पर लगाया गया जो बल है, वो बल क्या होगा, वेक्टर एफ ए डी। ओके, उसी तरह सी द्वारा डी पर लगाया गया बल होगा वेक्टर एफ सी डी। ठीक है, और वेक्टर बी द्वारा वेक्टर डी पर लगाया, सॉरी, बी पर रखे आवेश द्वारा डी पर रखे आवेश पर लगाया गया बल होगा वेक्टर एफ बी डी। ठीक है, तो हमको इन तीनों का वैल्यू निकाल के हमको जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से कोण बना करके, मान लेते हैं ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है, तो दोनों के बीच जो कोण बनता है और उनका अगर परिणामी वेक्टर निकालना हो, परिणामी मतलब इस बिंदु पर ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों खींच रहे हैं, तो इनका जो खिंचाव वाला जो ताकत है वो कहाँ लगेगा, वो कुछ ऐसे लगेगा। तो ये जो परिणामी होगा यानी एफ नेट होगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ नेट बराबर हो जाए करड़ी में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास थीटा। ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे से कोण बना करके जुड़े हुए हैं और उनका अगर आपको परिणामी निकालना है तो आपको ये फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं इसी फार्मूला का पिछले सवाल में भी प्रयोग किया हूँ और अभी इस सवाल में भी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर दो वेक्टर पहले ही से है, वेक्टर एफ सी डी और वेक्टर एफ ए डी। ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं, इनके बीच जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। अभी हम बीच वाले को छोड़ रहे हैं, पहले इस वेक्टर और इस वेक्टर का परिणामी हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो परिणामी निकालने से पहले वेक्टर एफ सी डी और वेक्टर एफ ए डी का वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर एफ सी डी बराबर क्या होगा, एफ सी डी, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, दूरी ए है, तो हो जाएगा के क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसका वैल्यू ये हो गया। उसी तरह वेक्टर एफ ए डी, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वेक्टर एफ ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा, के, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, तो क्यू 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 स्क्वायर, और इनके बीच दूरी भी ए है तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो इनको हम सीधा सीधा क्या मान लेते हैं, यफ मान लेते हैं।
ठीक है। ये दोनों आपस में जब बराबर है तो इनको सीधा सीधा क्या मान लेते हैं, एफ। माना कि ये दोनों क्या है, एफ है। ठीक है। अब उसके बाद अब हमको किसका निकालना है, इसका एफ बी डी का वैल्यू निकालना है, वेक्टर एफ बी डी का। ठीक है। तो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, लेकिन इनके बीच की दूरी हमको नहीं दिया है, तो दूरी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़े हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करणी में अगर कर दें तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करणी में ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। करणी में 2a स्क्वायर यानी करणी में 2 और ए स्क्वायर है तो ए बाहर हो जाएगा, यानी करणी में 2a, यानी इसका जो वैल्यू है वो कितना है, करणी में 2a। ठीक है। तो इसके बीच दूरी पता चल गई और चार्ज क्या है, Q और Q है। तब हम निकालेंगे वेक्टर एफ बी डी बराबर के, चार्ज तो Q है तो Q स्क्वायर और दूरी क्या हो जाएगा, करणी में 2a का होल स्क्वायर, या वेक्टर एफ बी डी बराबर के Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये अलग है और ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है ना। तो इसका पहले परिणामी निकाल लेंगे, ये एफ सी डी और एफ ए डी का परिणामी निकाल लें, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, इनका परिणामी निकाल लेते हैं और फिर इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए परिणामी निकालते हैं। ओके। तो परिणामी एफ नेट हो जाएगा क्या, करणी में एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f एफ काश थीटा। तो काश थीटा की जगह कितना है, ये 90 डिग्री है, तो इधर लिखेंगे 90। ठीक है। तो हो जाएगा एफ नेट बराबर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। आकाश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 का इसमें गुणा हुआ तो 0 ही हो जाएगा, तो ये मामला ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यानी करणी में 2f स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा करणी में 2f। ठीक है। अब f की वैल्यू कितनी है, तो f की वैल्यू निकाले हैं के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये दोनों बराबर ही हैं, f के बराबर ही हैं। तो हो जाएगा करणी में 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये एफ नेट किसका निकला है, ये एफ नेट निकला है वेक्टर एफ सी डी और वेक्टर एफ ए डी के बीच का। ठीक है ना। और एफ बी डी हम पहले से निकाल चुके हैं, तो अब इसको और ये जो टोटल एफ नेट है इसको और इसको जोड़ देंगे तो डी पर रखा अंक को कितना बल लग रहा है डी पर, ये हमको पता चल जाएगा। तो अब निकालेंगे टोटल एफ बराबर, टोटल एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एफ नेट दिया करणी में 2 के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो लिखेंगे करणी में 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस एफ बी डी का वैल्यू भी लिख देंगे के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। तो कामन ले लेंगे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, कामन ले लेंगे तो अंदर बचेगा करणी में 2 प्लस 1/2। तो यह टोटल एफ मतलब इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, बराबर के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट करणी में 2 प्लस 1/2। ठीक है। तो यह आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका सवाल था। ठीक है। और ये सवाल का पूरा हल है, मैंने सवाल को कर दिया है। आप इस वीडियो को चाहें तो रोक कर इस सवाल का हल आप उतार सकते हैं। ठीक है। तो कूलाम के नियम पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे उसको हल करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उसको बताने का ट्राई किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।